गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने व्यंजन का वर्गीकरण हिंदी के भाषिक तत्व के अंतर्गत किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ व्यंजनों के वर्गीकरण को बताया था। अब हम आपको आज बताएंगे स्वर तंत्री में श्वसन या कंपन के आधार पर, श्वास में कंपन के आधार पर हिंदी जो व्यंजन हैं उनके दो वर्ग किए जा सकते हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। तो पहले हम अघोष की बात कर लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। मतलब व्यंजन वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, व्यंजन वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो हैं वे अघोष हैं। इनके अतिरिक्त उर्दू के का, खा, फा, सा और सा, तीनों मतलब सा, ये जो हैं अघोष व्यंजन है। अब हम चर्चा करते हैं सघोष व्यंजन की। तो सघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है। तो इनमें हैं गा, घा, अंगा, जा, झा, ना, डा, ढा और सा, दा, धा, ना, पा, फा, बा। फिर से एक बार सुनिएगा। जैसे गा, घा, अंगा, जा, झा, ना, डा, ढा, डा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सब मतलब जो व्यंजन के वर्ग हैं, जो मतलब तृतीय और चतुर्थ जो वर्ण है, व्यंजन का जो वर्ग है उसमें तृतीय और चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तो तीनों ही सघोष व्यंजन में आएंगे। इसके अतिरिक्त उर्दू का गा, जा, ड़ा, ढा, रा, ला, वा, हा भी सघोष व्यंजन है। अब इसके अतिरिक्त हम जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा, मतलब जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास में जो अवरोध होता है उनके आधार पर हम बताएंगे कि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इसके आधार पर स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन और फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, ये कुल 4 प्रकार हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर संघर्षी व्यंजन और उत्क्षिप्त, ये इतने प्रकार हैं। तथा अंतस्थ वर्गों को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। जो अंतस्थ वर्ग हैं उनको भी इसी के अंतर्गत रखता है। इन सब की चर्चा हम अब करेंगे। तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन की बात कर लेते हैं। ऐसे व्यंजन जो कि उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिसमें एक उच्चारण में एक अवयव दूसरे अवयव से स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा तथा का, ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन इसलिए हैं कि इसमें अवयव स्पर्श मात्र करते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव से इस प्रकार स्पर्श करता है कि श्वास कुछ संघर्ष या रगड़ के साथ निकलती है। मतलब इसमें जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जब हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो एक अवयव दूसरे अवयव से इस प्रकार स्पर्श करता है या टच करता है कि उन दोनों अवयवों में रगड़ उत्पन्न होती है, और रगड़ उत्पन्न करने के कारण श्वास में कुछ रुकावट आती है। इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इनमें चा, छा, जा, झा, या ये आते हैं। ध्यान सुनिए, में चा, छा, जा, झा, या आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संघर्षी व्यंजन की। संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो संघर्षी व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलता है, संघर्षी व्यंजन वे हैं जिनमें
अवयव श्वास में उच्चारण में रगड़ खाकर निकलता है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ उष्मा उत्पन्न होती है। रगड़ होती है दोनों अवयवों में और उसमें कुछ उष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें इन्हें ऊष्म ध्वनियों भी कहते हैं। जो इसलिए इसको ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। ऊष्म मतलब कुछ गर्मी या कुछ वो निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से इसको हम ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। जैसे तीनों ही सा मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। उसके बाद हा, उसके बाद खा उर्दू वाला, खा, गा, जा, फा उर्दू के, ये सभी इसमें संघर्षी व्यंजन में आएंगे। अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना। इसमें क्या करते हैं हम, जिह्वा को ऊपर उठाकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई जिह्वा तुरंत नीचे गिर जाती। मतलब इसके उच्चारण में जो उच्छिप्त व्यंजन हैं उनमें क्या करते हैं, जिह्वा को ऊपर उठाते हैं और जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई नीचे गिर जाती है। उन्हें उच्छिप्त कहते हैं। उच्छिप्त इसलिए क्योंकि जिह्वा को हम ऊपर उठाते हैं या फेंकते हैं और फिर वो नीचे गिर जाती है। इनमें हैं ड़ा, ढा। इसमें सिर्फ दो ही है, उच्छिप्त व्यंजन में दो ही हैं, ड़ा और ढा, ढ़ा, ड़ा और ढा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। अंतस्थ व्यंजन वे कहते हैं, उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। और जो या, रा, ला, वा हैं, इनमें या और वा ये दोनों अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। इसमें या और वा जो है ये दोनों अर्ध स्वर कहे जाते हैं। अर्ध स्वर इसलिए कहे जाते हैं ये क्योंकि इनमें अवरोध अत्यल्प होने के कारण, इनमें अवरोध होता है या और वा में वो बहुत कम होता है, तो इनमें लेकिन स्वर तत्व भी विद्यमान रहता है। इनमें स्वर तत्व भी विद्यमान रहता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मतलब एक तरह से आधा व्यंजन है और आधा स्वर है। और जो रा है, रा को लुंठित भी कहा जाता है। लुंठित का मतलब है क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा आगे की ऊपर उठकर जो रा है उसके उच्चारण में जिह्वा आगे की ओर ऊपर उठकर फिर वो आकर के मूर्धा पर लुढ़क जाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। मतलब जिह्वा को ऊपर उठाते हैं रा के उच्चारण में और फिर आकर के वो मूर्धा पर लुढ़क जाती है, इसलिए इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद हम ला को पार्श्विक भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक भी कहा जाता है। जो ला है उसको पार्श्विक कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा तथा ताल से चिपक जाती है। मतलब जो ला है इसके उच्चारण में जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा तक तथा ताल मूर्धा तथा तालु, जो मूर्धा होती है और जो तालु होती है उससे चिपक जाती है और जाने की वजह से श्वास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। जिह्वा के दोनों फिर धीरे से जिह्वा के दोनों पार्श्वों से मतलब जिह्वा के दोनों बगल से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको जो है इन वजहों से इसको पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पार्श्व व्यंजन इसको कहते हैं क्योंकि पार्श्व से हवा निकल जाती है रुकने के बाद। अब जो हम चर्चा करेंगे उसकी चर्चा करेंगे उच्चारण संबंधी अनुभाषिक पक्ष। तो अभी तक जो हम चर्चा किए थे वे वर्णों के आधार पर चर्चा किया था हमने कि वर्णों की या ध्वनियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों व्यंजनों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम इनके आधार पर शिक्षार्थियों को प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण करना सिखा सकें। मतलब जो वाक्य स्तर पे हम चर्चा करेंगे अब, जिसकी वजह से कि जो विद्यार्थी है वो शुद्ध उच्चारण करना सीख सके। तो उच्चारण के निम्नलिखित भाषिक पक्षों की भी जानकारी आवश्यक है। 4 ऐसे भाषिक पक्ष हैं जिनका उच्चारण की दृष्टि से आवश्यक है और खास करके वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। तो ये कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं हम। अक्षर, बलाघात, अनुतान, संगम।
ध्यान से सुनिएगा, अक्षर, बलाघात, अनुतान, संगम, इन जो चारों का जो चर्चा हम करेंगे वह स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण बता सके, किंतु शब्द और वाक्य स्तर पर भी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, केवल वर्णों का ही नहीं बल्कि शब्द और वाक्यों का भी होना चाहिए। इसलिए हम इसमें 4 प्रकार की चीजों का करेंगे, अक्षर के बाद फिर अनुतान, बलाघात, संगम, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अक्षर की। अक्षर शब्द का प्रयोग सामान्यतः स्वरों और व्यंजनों के लिए, चिन्हों अर्थात वर्णों के लिए किया जाता है, पर व्याकरण की दृष्टि से अक्षर का भिन्न अर्थ है। जो अक्षर है, जो स्वर और व्यंजन, उनको हम अक्षर कहते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो अक्षर होते हैं उसका अर्थ भिन्न है। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की एक साथ जो उच्चारण होता है उसको अक्षर कहते हैं। मतलब जो ध्वनि होता है या ध्वनि समूह जो होता है, एक साथ उच्चारण होता है जिसका, उसको हम अक्षर कहते हैं। यह शब्द स्तर पर उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। जो अक्षर है यह शब्द स्तर पर जो उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। अक्षर में स्वर की प्रधानता होती है, जो अक्षर होते हैं उनमें स्वर की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद एक अक्षर में एक से अधिक स्वर नहीं होते हैं। जो एक अक्षर है उसमें एक से अधिक स्वर नहीं होते हैं, मतलब एक अक्षर में एक ही स्वर होता है, पर उसमें आगे या पीछे दोनों व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ हो सकता है। लेकिन उसमें एक ही अक्षर में कई व्यंजन हो सकते हैं। एक ही अक्षर में एक स्वर से अधिक 2 स्वर तो नहीं हो सकता, लेकिन व्यंजन हो सकते हैं। जैसे एक स्वर आ, आए, ओ, या स्वर के पूर्व एक व्यंजन जा, लो, भी, जा, लो, भी। शुद्ध उच्चारण के दृष्टि से अक्षर का उच्चारण एक साथ अविच्छिन्न रूप से करना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। मतलब जो अक्षर का उच्चारण है वो एक साथ करना चाहिए, अविच्छिन्न रूप से, मतलब अलग अलग ना करके एक साथ करना चाहिए, ये ही उचित है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं बलाघात की। बलाघात क्या है? शब्दों के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है, शब्दों के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। किसी अक्षर पर हम ज्यादा, शब्दों में किसी अक्षर पर ज्यादा बल देते हैं और किसी अक्षर पर कम बल देते हैं, तो जिस पर ज्यादा बल देते हैं उसको बलाघात कहा जाता है। बलाघात अक्षर के स्वर पर होता है। शब्द के सभी स्वर समान बल से नहीं बोले जाते। जो शब्द होते हैं उनके जितने स्वर हैं वे समान बल से नहीं बोले जाते हैं, बल्कि उन पे अलग अलग बल लगाया जाता है, इसी को बलाघात कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अनुतान। अनुतान मतलब है उतार चढ़ाव, ध्वनियों का उतार चढ़ाव, या स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। तो कहां पर हमको करना है, उतार चढ़ाव करना है, ये पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं संगम की। शब्दों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण का ध्यान नहीं रखना पड़ता। जो शब्दों के उच्चारण उसमें केवल वर्णों का उच्चारण ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हम उस पे इस पे जो शब्द है उस पे भी ध्यान देते हैं। शब्दों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण पर ध्यान नहीं रखना पड़ता, बल्कि पदों पर, पद मतलब शब्दों पर, या पदी सीमाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। किन अक्षरों के बीच में हल्का सा विराम देकर बोलना है, मतलब कहाँ पर विराम देना है और कहाँ पर विराम नहीं देना, मतलब कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है, ये वाक्य का मामला है। और किन अक्षरों को के प्रवाह में एक साथ बोलना है, किन अक्षरों को प्रवाह में एक साथ बोलना है, उसे अनुतान कहते हैं। जैसे 2 शब्द है सिरका, तो सिरका, ठीक है, सिरका, सिरका अगर हम बोलते हैं या बोलते हैं सिर, फिर रुकते हैं थोड़ा, फिर का, तो इसका अर्थ बदल गया ना। सिरका मतलब एक द्रव्य, या एक द्रव, एक तरल पदार्थ, उसको सिरका कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, खट्टा सा होता है। और दूसरा है, हम जब बोलते हैं सिर, फिर रुकते हैं, फिर का बोलते हैं, सिर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर का मतलब कि हमारे हेड का, ठीक है, अर्थ बदल जाता है। इसलिए वाक्य में कहाँ ज्यादा बल देना है, कहाँ कम बल देना है, इसका ध्यान रखते हैं, जिसको कि अनुतान कहते हैं, जिसको कि संगम कहते हैं, जिसको संगम। तो आज इतना ही, धन्यवाद।